होस्ट उकाशा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहरनामा। और शहरनामा में आज जिस तारीखी शहर का मैंने इंतखाब किया है उसकी किताब का हर पन्ना दिलचस्प और दिलफरेब है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहीं तो तारीखी दिफाई दास्तानें नजर आती हैं पोरस की, और कहीं दर्शन सिंह अवारा की मज़ाहमत के किस्से देखने को मिलते हैं। कहीं रांझे का जोग दिखाई देता है तो कहीं गुलजार की मोहब्बत भरी शायरी, कहीं ये धरती अलबैरूनी की दानिश्वरी के नगमे सुनाती है तो कहीं शहीदों और गाजियों का खून आज भी इस शहर की हवा को मुअत्तर करता दिखाई देता है। यही वो खित्ता है जहां सिकंदर आजम ने अपना परचम लगाया था। और इन तमाम तारीखी हकायक की गवाही देने के लिए दरियाए जेहलम का पानी जो गुनगुनाता नजर आता है, कला रोहतास की ऊंची फसीलें आज भी दास्तान गो हैं। तो चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं और चलते हैं जोगियों के शहर जेहलम में। नाज़रीन, मैं पहुंच चुकी हूं जिला जेहलम और इस वक्त मौजूद हूं कला रोहतास के बाहर, जो कि यहां का एक तारीखी मॉन्यूमेंट है। इस शहर की तारीख की बात करें तो ये एक कदीम तरीन खित्ता है जिसकी तारीख महाभारत के नीम अफसानवी दौर से मिलती है। कोरु पांडु की जंग महाभारत में जेहलम का जिक्र तफसील से किया गया है और इसके साथ ही साथ हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेद में भी इसका तज़किरा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि वादिये जेहलम को दारा सालस ने फतह किया था और यूनानी मौर्रखीन के मुताबिक ये खित्ता 326 कबले मसीह पुराना है। जब सिकंदर आजम यानी सिकंदर यूनानी ने इस सरजमीन पर कदम रखा तो उसका सामना हुआ यहाँ के निडर जर्री पंजाबी सपूत राजा पोरस से, जिसने उसकी फौज का डटकर मुकाबला किया था। यूनानी मौर्रख आर्यान लिखता है कि राजा पोरस एक बहादुर हुक्मरान था और सिकंदर यूनानी का सामना एक बहादुर निडर पंजाबी कौम से हुआ था। इस जंग को तारीख में बैटल ऑफ द हाइडास्पीज के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, जेहलम का मौजूदा शहर 450 साल पुराना है। इसकी वजह तस्मिया के हवाले से बात की जाए तो मुअर्रखीन की मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। कहा जाता है कि जो हिंदुओं की मुतबर्रिक किताब ऋग्वेद है उसका कुछ हिस्सा जेहलम में लिखा गया, जिसमें इस शहर का नाम वत्तासनता लिखा गया, जिसे बाद में ज़दास्ता कर दिया गया। और मैं इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट से गुजर रही हूँ और मुझे मज़ा भी बड़ा आ रहा है आपको तारीख के बारे में बताते हुए। एक और कदीम रिवायत है कि इसका नाम जलहम है, यानी जल का मतलब पानी और हम का मतलब ठंडा मीठा, यानी किसी दौर में इस सरजमीन को ठंडे मीठे पानी की सरजमीन कहा जाता था। फिर एक और रिवायत के मुताबिक इस जगह को जाए अलम कहा जाता था। जाए अलम मतलब परचम की जगह, झंडे की जगह, यानी जब सिकंदर यूनानी सिकंदर आजम यहाँ आया, उसने अपना झंडा यहाँ गाड़ा तो इस जगह का नाम जाए अलम रख दिया गया।
जिला जेहलम के महल्ले वकू की बात करें तो इसके जुनूब में सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन, जुनूब मगरिब में खुशाब, जुनूब और मशरिक में दरियाए जेहलम, मशरिक में गुजरात, मगरिब में चकवाल, शुमाल मशरिक में मीरपुर और शुमाल में रावलपिंडी वाक़ है। जिला जेहलम 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील जेहलम, पिंड दादन खान, दीना और सुहावा शामिल हैं। जिला का कुल रकबा 3587 मुरब्बा किलोमीटर है। इस जिला का शुमार भी पंजाब के ज़रखेज़ तरीन खित्तों में होता है। जिला का कुल काबिल काश्त रकबा 5,99,798 एकड़ है। काबिल काश्त फुजला 1,49,971 एकड़, जबकि 2,81,490 एकड़ रकबा नाकाबिल काश्त है। इसके अलावा 1,10,491 एकड़ रकबा जंगलात पर मुहित है। जिला में 3,16,815 एकड़ अराजी नहरी पानी से सैराब होती है, जबकि 2,82,983 एकड़ रकबा बारिशों की लपेट में रहता है। यहाँ की अहम फसलों में गंदम, चावल और चारा शामिल हैं। जिला की कुल आबादी 12,22,403 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 3,54,297 लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि 8,68,106 लोगों का ताल्लुक देहात से है। जिला में मर्दों की तादाद 6,01,406, जबकि खवातीन की 6,20,862 और 135 ख्वाजा सरा शामिल हैं। जिला जेहलम में गुज्जर, जंजुआ, अवान, गक्खड़, कश्मीरी, खोखर, पठान, कुरैशी, मुगल, मलयार, सैयद, शेख, चौधरी, राजपूत और जाट कबाइल आबाद हैं और यहाँ पंजाबी जुबान का माझी और पोठोहारी लहजा कसरत इस्तेमाल रहता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक तारीखी खित्ता है और इस पाक सरजमीन पर आपको कई ऐसे खूबसूरत तारीखी शाहकार देखने को मिलेंगे जो मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वक्त की धूल में धुंधले होते चले जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे ही तारीख साज मकाम पर मौजूद हूँ जिसे कला रोहतास कहा जाता है। अगर कला रोहतास की तारीख के बारे में बात करें तो इसकी बुनियाद रखी थी शेर शाह सूरी ने 1542 में और जंग की हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए इसके 12 दरवाजे बनाए गए थे और हर दरवाजे का अपना ही एक ख़ास मकसद था। इसके अलावा इसका जो सबसे खूबसूरत, तारीखी, आलीशान, काबिले दीद और नाकाबिले तस्खीर जो हिस्सा है वो है इसकी फसील, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6,881 किंगरे, इसके अलावा 8,556 सीढ़ियाँ हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस चबूतरे में खड़ी हूँ इसे मान सिंह की हवेली कहा जाता है। एक खूबसूरत तारीखी तामीरी शाहकार होने की वजह से ये कला रोहतास अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। आज इसकी टूटी फूटी ईंटें खंडरात का मंजर पेश करती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तज़ीनो आराइश के लिए काम करे ताकि आने वाली नस्लों के लिए इस खूबसूरती को महफूज किया जा सके। ये एक आसान कदम होगा इसकी तारीखी अहमियत को बढ़ाने के लिए और तो और मुल्क की मईशत में भी ये अहम किरदार अदा करेगा। मैं जेहलम पहुंच चुकी हूँ और सुबह से आपको तारीख बताते जा रही हूँ। तो तारीख में तो हमारे मुगल बादशाह और हुक्मरान और पता नहीं क्या क्या गुजरे हैं और इस भग्गी को देख के ना
मुझे भी वो रॉयल फील आ रही है, कैसे रानियां महारानियां ऐसे करके बैठती होंगी, तो मुझे ना वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वैसे हमारे भी अब ये भग्गी इस्तेमाल तो होती है, जैसे शादियां होती हैं, कोई ख़ास इवेंट होता है, लेकिन कहते हैं ना कि शौक़ को पूरा करने के लिए वक्त और इवेंट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अपने शो शहरनामा के बदौलत अपने इस शौक़ को पूरा कर चुकी हूँ और इंजॉय कर रही हूँ एक रॉयल राइड। और इस टाइम मैं अपने आप को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही। तो बस मैंने आपको दिखाना था कि मेरा आते ही इतना खूबसूरत सा शौक़ पूरा हुआ है। तो अब आपको कहीं और लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मज़ीद झेलम में क्या क्या है आपको दिखाने को। जिला झेलम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इस तारीख साज खित्ते को शोहरत दवाम बख्शी। उन मशाहीर में साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ हुसैन, साबिक वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साबिक वजीर बराए इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, साबिक भारतीय वजीर आजम इंदर कुमार गुजराल, भारतीय फौजी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, शायर आफ्ताब इकबाल शमीम, शायर मुनीर चहलमी, शायर व मुसन्निफ सैयद ज़मीर जाफरी, पंजाबी शायर अल्लाह दित्ता उर्फ जोगी जहलमी, तुम कितने भुट्टो मारोगे नारे के मुअज्जद नसीर कवि, टीवी अदाकार सैयद जिब्रान, भारतीय शायरों हिदायतकार गुलजार, भारतीय शायरों मज़ाहमती किरदार दर्शन सिंह आवारा, बॉलीवुड अदाकार सुनील दत्त, साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर अजीम हफीज का ताल्लुक भी जिला झेलम से ही है। नाज़रीन, जिला झेलम का ये खित्ता आज़ादी से पहले ब्रिटिश आर्मी और आज़ादी के बाद पाकिस्तान आर्मी को बड़ी तादाद में फ़ौजी मुहैया करने वाला खित्ता कहलाता है। और यहाँ के कब्रिस्तानों में शुहदा की कब्रें भरी पड़ी हैं जिन्होंने इस सरज़मीन पाक के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस वक्त मेरे अकब में आप जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इसे मेजर अकरम शहीद की याद में यहाँ पर बनाया गया। आपने 1971 की जंग में जो पाक भारत के माबैन हुई उसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसके एवज़ आपको पाकिस्तान का बेहतरीन एजाज़ निशाने हैदर दिया गया। और आपका ताल्लुक़ चूँकि नका कलां से था और नका कला झेलम का हिस्सा है, इसीलिए आपकी याद में ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर तामीर किया गया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, झेलम की सरजमीन शहीदों और गाजियों की सरजमीन भी कहलाती है। और मेरे अकब में आप ये जो खूबसूरत यादगार देख रहे हैं, ये विंग कमांडर सैयद मंजूरुल हसन हाशमी की याद में यहाँ नस्ब की गई। आप 1936 को झेलम में पैदा हुए और 1954 को आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। आपने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में जिस जवाबमर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया, आपको उसके एजाज़ में सितारा जुर्रत से नवाजा गया। आपने 1971 को इस सिंगल सीटर F-6 तैयारे को जिस तरह से उड़ाया और एक मिसाली क़यादत संभालते हुए पठानकोट समेत दुश्मन के तमाम हवाई अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, और ऐसा किया कि फिर दुश्मन में जुर्रत ना हुई कि हमारी सरजमीन को मैली आंख से देख सके। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं झेलम में मौजूद हूं और हमारे प्रोग्राम शहरनामा का मकसद है हर शहर हर ज़िला का आपको माजी बताना, हाल दिखाना और ख़ासकर यहाँ की सकाफ़त और लोकल टैलेंट से मिलवाना। और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लोकल टैलेंट मौजूद है। आप कह रहे होंगे चार पाइयाँ तो हर कोई बना लेता है, ये क्या टैलेंट है? वैसे तो ये भी एक टैलेंट है, हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर ख़याली साहब। सबसे पहले तो इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख रहे होंगे कि मैं चार पाइयाँ बनाने वाले भाई साहब के पास क्यों आ गई हूँ। तो देखें जी, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। चार पाइयाँ तो ये बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो मशहूर कुन आवाज़ है ना, वो आजकल हर किसी के दिल पे छाई हुई है। वो कैसे, अभी मैं आपको इनका गाना भी सुनवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या था? ये पहले था जो आप गाते हैं वो पहले था? ये पहले था,
और जो हम लोग गाते हैं वो बाद में आया है। अच्छा, यानी आपने इसको कितना टाइम हो गया और जो गाते हैं उसको कितना टाइम हो गया? इसको तकरीबन 12 साल हो गए हैं। अच्छा। और गाने को तकरीबन 6-7 साल। तो गाना प्रॉपर सीखा है आपने? हाँ, शुरू में क्लासेस ली थी, लेकिन मेरे ना कोई इतना पल्ले नहीं पड़ा था। अच्छा। तो फिर भी मैं डिसहार्ट नहीं हुआ, अपना शौक कंटिन्यू रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें फिर असर पैदा होना शुरू हुआ, लोगों को पसंद आया। अच्छा। तो हम फिर और मेहनत कर रहे हैं उसको। तो मैंने सुना है आप इवेंट्स भी करते हैं? हाँ, माशाल्लाह से वो तो ये पिछले 3-4 साल से हमारा सिलसिला काफ़ी अच्छा निकला। अरे वाह। अब मैं तो चाहूँगी कि बगैर किसी देर किए इस तजस्सुस को थोड़ा तोड़ते हैं और उमर ख़याली साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शो को मज़ीद चार चांद लगा दें अपनी खूबसूरत सी आवाज़। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। तो अब चारपाइयाँ कौन बनाएगा? चारपाइयाँ भी मैं ही बनाऊंगा और गाने भी मैं ही गाऊंगा। क्योंकि आप तो गाना शुरू कर देंगे, फिर चारपाइयाँ कौन बनाएगा? नहीं, चारपाइयाँ भी मैं ही बनाऊंगा और गाने भी मैं ही गाऊंगा। तो बस अब छा जाएं, पाकिस्तान का दूसरा हमें खूबसूरत सिंगर चाहिए बहुत जल्द। इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी दुआएं आपके साथ हैं उमर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं और चारपाइयाँ देख के तो लग ही रहा है कि आपके हाथ में तो हुनर है ही है, आपके गले में भी एक खूबसूरत पुरसोज आवाज़ है। तो अल्लाह ताला आपके दोनों टैलेंट्स को माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आप ऐसे ही खूबसूरत आवाज़ से गाते रहें, हमारे व्यूअर्स को हमें ऐसे ही लुभाते रहें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ज़िला जेहलम में सेहत के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल, 3 तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल, 6 देही सेहत के मराकज़, 49 बुनियादी सेहत के मराकज़ और तकरीबन 29 इदारे हैं, जिसमें MCH, GRD और RD सेंटर समेत एक TB हस्पताल काम कर रहा है। यानी कुल मिला के तकरीबन 88 इदारे हैं जो सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। इनके अलावा इन तमाम हस्पतालों में तकरीबन 229 डॉक्टर्स, 458 पैरामेडिकल स्टाफ, 130 नर्सेस और तकरीबन 1000 हेल्पर स्टाफ है। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जेहलम को इन हस्पतालों में मंदरजा झेल मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें सरे फहरिस्त आ जाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और दीगर अमला। इसके अलावा अद्वियात की कमी, फ़ंड्स की कमी और एक और मसला जो देखने में आया है वो ये कि यहाँ के डॉक्टर्स और दीगर अमले को मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त करके नहीं दिया जा रहा। तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा इस मेजर इशू पर ज़रा गौर करें और इन मसाइल को सॉल्व करने की जल्द अज जल्द कोशिश करें।
झेलम का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन शराखानदगी वाले अजला में होता है। झेलम की मजमूई शराखानदगी जो रिकॉर्ड की गई वो 79% है, जिनमें से मर्दों की शरह 88% जबकि ख़वातीन की 72% है। पूरे ज़िला में तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर 791 स्कूल्स हैं, जबकि 3 कॉमर्स कॉलेजेस समेत यहाँ पर कुल 12 कॉलेजेस फ़ाल हैं। और ज़िला भर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब झेलम कैंपस और दूसरा अल कादिर यूनिवर्सिटी है। ज़िला भर में स्कूल लेवल पर असातिज़ा की जो आसामियाँ हैं वो 2184 हैं, जिन पर भर्ती का काम फौरी तौर पर अमल में लाया जाना चाहिए ताकि अवाम को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा सके। ज़िला झेलम में जराइम की शरह और महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर बात करें तो यहाँ पर नज़्मो ज़ब्त और अमनो अमान कायम रखने के लिए ज़िला भर में कुल 12 पुलिस थाने जबकि 6 पुलिस चौकियाँ कायम हैं। यहाँ पर जराइम की जो शरह रिकॉर्ड की गई वो 75% है और अमूमन यहाँ पर चोरी डकैती के वाक़यात देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एहलकारों अफसरान समेत नफरी की जो कुल तादाद है वो तकरीबन 700 है, जिसका मतलब है कि एक एहलकार तकरीबन 1746 अफराद को पुलिसिंग फराहम कर रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। तो हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द भर्तियों को अमल में लाया जाए ताकि इस इलाके के अमनो अमान को मज़ीद बेहतर किया जा सके। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको पंजाब की सकाफत का वो रंग दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही अजीबो गरीब है। मतलब बैलों की रेस का हमने सुना था, देख रखी थी, ये अजीबो गरीब क्यों है ये मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कोई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बैलों की रेस है। मेरे साथ इस वक्त महमूदुल हसन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आप यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं जी। तो मुझे बताएं कि ये मैंने बैलों की रेस जो अपने बचपन में देखी, वो जो फट्टा सा बांध के उसके ऊपर वो प्रॉपर एक आदमी खड़ा होता है और भाग रहा होता है, तो ये कौन सी फॉर्म है? देखिए, इसको जो है कहते हैं बैल टोम्बी। बैल टोम्बी, ठीक है। और ये तकरीबन आज से 80-90 साल पहले की गेम है। तो हमने क्यों नहीं देखी कभी? नहीं, वो आपके उधर इलाके में नहीं ना होती। अच्छा, ये अच्छा। देखिए, ये जो दही इलाके हैं ना ज़्यादा, यहाँ पे ये होता है और ये हमारी एक सकाफत है। अच्छा, अच्छा। ये दही इलाकों की सकाफत। आपका ज़रा तलक जो है वो शहरी इलाके ये लोग देखने आते हैं जैसे? जी बिल्कुल, ये हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ये प्रोग्राम 1 महीने में 2 दफ़ा होता है। त्यौहार होता है, लोग बड़ी दूर दराज से आते हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा रश होता है। ये तो हमने आज आपकी वजह से ये करवाया है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इन लोगों ने हमारी वजह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। तो नाज़रीन, ये थे महमूदुल हसन जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अब हमें ज़रा रेस दिखा दीजिए। ज़रूर आए आपको। नाज़रीन, अभी मैंने आपको पंजाब की सकाफत का इतना खूबसूरत रंग दिखाया। मैं अभी तक सुन रही थी और मैंने आज तक बैलों की रेस नहीं देखी थी, लेकिन मैंने सोचा इस रंग को परवान चढ़ाने वाली उस शख्सियत से भी तो मिला जाए ना। इस वक्त मेरे साथ हाजी मेहर मोहम्मद खान मोनन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। आप? हाँ जी, ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं बाबा जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सब तो वड्डी ते ए गल कि मेरी खुशकिस्मती मैं तुहाडे नाल मिल रही हूँ। बस ये अल्लाह को है। अल्लाह ने मिलाया है। अल्लाह ने बुलाया। आपको यहाँ पर इतनी प्यारी बात बताती चलूँ कि बाबा जी की उम्र जो है, आप गेस करें ज़रा, थोड़े से आपको सेकंड्स देते हैं, तब तक हम बात को बढ़ाते हैं। उम्र गेस करनी है आपने कि क्या हो सकती है बाबा जी की।
बाबा जी ये बताएं कि ये जो इतना खूबसूरत रंग है बैलों की रेस, जी ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਾਤੀ? ਰੇਟ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਵਾਜ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਛੋੜਿਆ ਓਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਅੱਛਾ ਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਖਾਤੇ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਗੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਜੱਸੁਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है लेकिन- नाज़रीन ये बाबा जी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह 101 साल की उम्र हो गई है इनकी और माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से भी पहले के ये हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमसे मिल रहे हैं और ये जो अभी मैंने आपको रेस दिखाई ना समझ लें कि इस एरिया में यानी जेहलम की इस सरजमीन पर कह सकते हैं कि इस रेस को मुतारिफ करवाने वाले इस रंग को परवान चढ़ाने वाले यही वो बाबा जी हैं और अभी और इनको देखते हैं कि क्या क्या पता चलता है मज़ीद इनसे। बाबा जी ये बताएं कि बचपन कैसा गुजरा आपका रेस के अलावा? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ। ऐ नहीं पूछना नहीं क्यों ऐ क्यों नहीं पूछना वाली? ਰੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰੇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ अच्छा ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ अच्छा पहलवान भी सी तुसी? ਕੁਰਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। वाह 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 ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਚ ਲੱਗ ਗਏ। इश्क ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ अच्छा गेम दे इश्क ਗੇਮ ਦੇ अच्छा कि दूसरे इश्क च भी पे कदे तुसी? ਦਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾ 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 ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇ ਦੋਏ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦਾਦ ਪੁਜਾਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਦਾਦ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੱਪ ਲੈ ਜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਇੰਨੇ ਕੱਪ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੈ क्यों चोरी है चोरी कैसी? मैं अच्छा बैठे हैं तो क्या शहर बैठे यानी हम लोग जो बहाने लगाते हैं ना कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बाबा जी कह रहे हैं ये चोरी होती है झूठ है ये मोबाइल। नहीं दी चोरी हाँ चोरी तो है फिर हाँ जी तू नहीं पर ए देखो अपनी अपनी बार छोड़ना ना हाँ बंदे नु ना दसना वे मैं फलानी था ये गल है ना हाँ जी आखना मैं फलानी का रूप हाँ हाँ जी ਅਸੀਂ वेला बैठा है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਖਤ ਖਤ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ ਖਤ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? ਖਤ ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਈ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਦੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇੰਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਇਹ ਆ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠਰਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਦੀ ਆ ਰੇਸ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ Yeah. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੰਨਾ ਛੰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਘੋੜ ਗਿਆ ਓਏ ਕੁਆੜੀਆਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਹਾੜੀ ਆਈ ਆ, ਦਾਦਾ ਆਈ, ਗੰਡਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਡਾ ਖੇਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਕਈ ਪਰ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੜਨਾ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ? ਪੀਂਦੇ ਆ। ਪੀ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਆਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ 101 ਸਾਲ ਕੇ ਹੈ। ਹੈਂ? ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 101 ਸਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਕੱਟ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਗਿਰਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ? ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਜਾਂ ਅੱਬੂ? ਉਹ ਦੋਏ ਵਾਲ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਨਸਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਬੂਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਬੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਦਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ। ਅੱਜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਕੋਰੀ ਮਾਂ ਜੈਸਾ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਪਾਲਿਆ ਕਿਨੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ? ਅੰਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆ? ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣ। वाह वाह वाह, ये होना चाहिए अब्बू जी का टैका। चलो बाबा जी, फिर मैनू इजाजत दो। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਯਾਰ ਦੀ ਸੁਭਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸ ਰਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਦੁਆ ਠੀਕ ਕਰ। ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੋਸਤੋ। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत चक जिसका नाम है चक मुगला में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द आपको हरियाली हरियाली नज़र आ रही है और कुछ फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ आने का मकसद बड़ा ही ख़ास है, वो ये कि जब हम किसी जगह की सैर करने निकलते हैं, अगर तो वो कोई शहरी ज़िंदगी है, तो जब तक शहरी ज़िंदगी के साथ देही ज़िंदगी ना हो तो मवाजना नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल से आजकल के तरक्की के टेक्नोलॉजी के दौर में जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है ना, वो देही ज़िंदगी में ही मिलता है। और इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत बाग में मौजूद हूँ। यहाँ आने का ख़ास मकसद आपको बहुत जल्द बताऊँगी। तब तक आप ज़रा ये खूबसूरत ग्रीन
बेहतरीन नज़ारा देखिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस खूबसूरत गांव में आने की एक बड़ी ख़ास वजह है, और वो वजह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसर्रत मिर्ज़ा साहिबा, और बिहाइंड द कैमरा इनके साथ बहुत अच्छी गपशप रही और हम बड़ा फ्रेंडली हो चुके हैं। और वैसे भी ये जो माहौल होता है ना, ये आपको फ्रेंडली कर देता है क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह, आप इस खूबसूरत गांव की तरह फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू। और इसकी एक रीज़न है, वो भी आपको बताते चलेंगे। अच्छा, अगर कहा जाए ना कि मुसर्रत मिर्ज़ा साहिबा विमेन एम्पावरमेंट की एक ज़िंदा मिसाल हैं, तो ये कम ना होगा। वो क्यों, वो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी मिस, बताइएगा कि क्या वजह शोहरत है आपकी? जी, वजह शोहरत मैं अपने आप पे फ़ख्र करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है, देहात से है, और देहाती होने के नाते और एक किसान घराने से ताल्लुक़ होने के नाते मैं प्राउड फील करती हूँ। और मैं इस गांव में रह के बिल्कुल गांव वाली ज़िंदगी ही एंजॉय कर रही हूँ। खेती बाड़ी करती हूँ, बागात लगाती हूँ। और अच्छा, कहा जाता है कि गांव में रहना महाल है, आजकल के दौर में मुश्किल है, तो क्या आप कहती हैं कि ये सच है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जितने आप कंफर्टेबल गांव में होते हैं, हर चीज़ ताज़ी, माहौल, फ्रेश एयर और ओरिजिनल चीज़ें आपको मिलती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, तो पोल्यूशन से पाक आपकी लाइफ है। तो मेरे ख्याल में गांव में रहना तो बहुत ही एक सेहतमंद रवैया और सेहतमंद रिहाइश और बिल्कुल खालिस रिहाइश। अच्छा, आपा का शौक़ है वो ये है कि ये यहाँ पर बागात लगाती हैं, 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों की तादाद में ये दरख्त लगाती हैं हर साल। और मैं हैरान हूँ कि एक खातून होने के नाते ये इतना कुछ कैसे संभाल रही हैं। मुझे यहाँ कर पता चला कि इनके जो हस्बैंड थे, उनकी डेथ के बाद इन्होंने इसको मज़ीद मतलब अपनी वीकनेस किसी चीज़ को नहीं बनाया और इस खूबसूरत सी एक्टिविटी को लेके साथ चली हैं और इस गांव को इतना रंगीन रखा हुआ है आजकल के ज़माने में भी। आपा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और हमारी ख़वातीन जिन्हें लगता है कि गांव की ज़िंदगी मुश्किल होती है, तो ये आपके सामने मिसाल खड़ी हैं, गांव की ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती। आपने अपने आप को खुद फील करवाना होता है रिलैक्स कि आप कहाँ पे कैसे खुश रह सकते हैं। अब मैं लगाने जा रही हूँ एक दरख्त। नाज़रीन, मैं लगाने लगी हूँ अमरूद का पौधा, बिस्मिल्लाह करने लगी हूँ, और आई विश कि ये पौधा बहुत प्यारा फले फूले। और ये मुझे आपा ने बड़ी प्यारी बात बताई है। मैंने इनसे पूछा कि हमें डब्बा नहीं निकालना, तो वो कहती आयरन तो ज़रूरी है, ये तो ख़त्म हो जाएगा ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता। चलें हम इसमें मिट्टी डालते हैं, और ये मैंने अपने नाम का पौधा लगा दिया है। तो आपको भी जहाँ मौका मिले, अगर आप किसी शहर में भी रह रहे हैं तो किसी ने मना नहीं किया, शहर में भी पौधा लगाया जा सकता है। और कम से कम आप एक पौधा लगाएं या अपने फैमिली मेम्बर्स में उनकी काउंटिंग जितने भी वो तादाद में हैं उस हिसाब से, लाइक अगर आप हम 7 हैं तो अगर हम 7 पौधे भी लगाएं तो कम से कम हम अपने लिए तो फ़ायदा क्रिएट कर सकते हैं ना। तो अगर हर बंदा इस तरह से पौधा लगाने का सोचेगा तो ये सदका जारिया भी हो जाएगा, नेकी भी हो जाएगी, और हम खूबसूरत ग्रीन इन्वायरमेंट से फ़ायदा उठा सकेंगे। आपा, आप वजह बनी इस दरख्त की, आपसे मुलाकात की तो हमने ये दरख्त लगाया। आप मेरे पौधे का ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके पौधे का ख्याल भी रखूंगी, और गाहे आपको इसकी पिक्स भी भेजा करूंगी। डन। और मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ। अगले साल इस पे इंशाल्लाह फल आएगा। अरे वाह, हाँ, वो फिर मैं ही लेके जाऊंगी। जरूर आइए। हाँ बिल्कुल। ये जी मैंने पौधा लगा दिया, और आपा ने बताया कि पौधा लगाने के बाद दुआ भी करते हैं, तो अब हम दुआ करेंगे ताकि ये सही तरीके से फले फूले। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने ना हमारी पाक सरजमीन को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिसमें 4 मौसम आ जाते हैं, दरिया आ जाते हैं, लहलहाते खेत आ जाते हैं और कीमती मादनियात आ जाती हैं। आज मैं आपको
हमारी उस नेमत का विजिट करवाने जा रही हूँ जो एशिया में तो नंबर 1 है और पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आती है। यानी आज मैं आपको विजिट करवाने वाली हूँ उस माइन का जिसे ख्योड़ा माइन कहा जाता है, नमक की कान। और कहा जाता है कि ये दरियाफ्त ऐसे हुई थी कि जब सिकंदर आज़म आया था यहाँ पर अपनी फ़ौजों के साथ और यहाँ राजा पोरस अपनी फ़ौजों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था 326 कब्ल मसीह, तो ये जो घोड़े थे ना उनके, उन फ़ौजों के, वो यहाँ पर चट्टाने चाटते नज़र आए और पता चला कि यहाँ तो नमक है। तो बस उस वक्त से आज तक यहाँ से नमक निकालने का काम जारी है। आइए आपको अंदर का विजिट करवाते हैं। व्यूअर्स, मैं इस टाइम हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान के अंदर जा रही हूँ। और अगर आप भी आएंगे या कोई भी सैरो सयाहत के लिए यहाँ पर आएगा, वो इसी ट्रेन में बैठ के अंदर जाएगा, तो आपने क्या करना है कि जब यहाँ पर आना है तो यहाँ पर जो गाइड हैं उनकी बात ज़रूर माननी है, क्योंकि ये थोड़ा ना खतरनाक भी हो सकता है। तो आपने फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और मैं इस वक्त अंदर जा रही हूँ, मुझे बहुत ऊंचा बोलना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन की आवाज़ बहुत ऊंची और गूंज रही है हर वक्त। आज तक मैंने इंग्लिश मूवीज़ में ऐसे सीन देखे थे और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे किसी टनल में से आ रही हूँ। वैसे तो हम जब नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे टनल्स होती हैं, लेकिन ये अजीब किस्म की टनल है। और अब वो हॉरर सीन शुरू होने लगा है जैसे अक्सर मूवीज़ में होता है। हमारी जो है ट्रेन वो रुक चुकी है, हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। अभी सफ़र हमारा है, अभी हमने और बहुत अंदर जाना है। तो आप अंदर चल के देखते हैं कि इस नमक की कान में आखिर ऐसा क्या क्या है कि ये इतनी मशहूर है। और आपको भी मैं इस तरीके से सैर करवाऊंगी कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। ये जो आप ऊपर से लाइटनिंग देख रहे हैं ना, ट्रेन के ऊपर से एक वायर गुजरती है। जब हम वायर से आ रहे थे तो हमें बताया गया था कि इस वायर में करंट होता है, तो आपने बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, एहतियात के साथ सफ़र करना है। ये देखें, आपको लाइटनिंग नज़र आ रही है, तो ये प्रॉपर बिजली का कनेक्शन है। अब हम अंदर जा रहे हैं, हम काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं और आगे बहुत दूर अभी हमें जाना है। अभी हमें कितना टाइम लगेगा? कितना? अभी 2 से 3 मिनट। अभी वो कह रहे हैं कि 2 से 3 मिनट और लगेंगे और अभी हमें आते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। तो इतनी लंबी टनल है, आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर हमें आज नमक की कान में, जिसे ख्योड़ा माइंस कहा जाता है, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। नाज़रीन, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे हम ख्योड़ा माइंस में आए हैं ट्रेन का सफ़र करते हुए। मतलब एक पहाड़ के अंदर आपको ट्रेन लेके आई है। और फिर दूसरा ये कि आप अपने मुल्क की इतनी बड़ी ख्योड़ा माइन, नमक की कान में मौजूद हैं। इस वक्त मैं पहाड़ के बीचों बीच मौजूद हूँ और यहाँ की इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आके पता चली, जो अब तक सुनी थी लेकिन आज देखने जा रही हूँ, वो ये कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। उन मॉन्यूमेंट्स की ख़ास बात क्या है? वो मॉन्यूमेंट्स तो आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आते हैं। मतलब वो मस्जिद हो सकती है, वो मीनार पाकिस्तान हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें बनाया गया है ख़ास तौर पर नमक से। सबसे पहला जो मॉन्यूमेंट मुझे यहाँ पर आते ही नज़र आया ये है मस्जिद। इसको इन्होंने शाही मस्जिद का नाम दिया है और आप देख लेंगे कितनी कलरफुल ईंटों से इसे बनाया गया है। नो, दिस इज़ नॉट ब्रिक मेड। ये बनाई गई हैं टोटली प्योर खालिस नमक से। और यहाँ पर अंदर लाइट्स का इतना प्यारा इंतज़ाम किया गया है कि ये ईंटें लग रही हैं। और इस मस्जिद की जो बड़ी ख़ास बात मुझे यहाँ पर पता चली कि इस मस्जिद को बने हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं और ये वाहिद मस्जिद है जो एक नमक की कान के अंदर बनाई गई है। अभी और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाने वाले। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये रोड जो कहलाता है, ये कहलाता है माल रोड। आपने मरी का माल रोड देखा होगा, आपने लाहौर माल रोड देखा होगा। आज आप देख रहे हैं ख्योड़ा माइंस यानी नमक की कान के अंदर का माल रोड। तो आइए मज़ीद मॉन्यूमेंट्स दिखाती हूँ। व्यूअर्स, इस वक्त ये जो आपको खूबसूरत सी मोतियों जैसी लड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना,
ये आपको लग रहा होगा कि शायद नमक के पहाड़ को दीमक लग गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक किस्म का नमक ही है जो पानी रिश्ता रिश्ता, यानी इस वक्त ये पहाड़ बाहर से भी नमक है, अंदर से भी नमक है। हम नमक के अंदर इस टाइम आए हुए हैं। तो ये पानी रिश्ता रिश्ता नमक का जब नीचे आता है तो ये ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई होके छत के साथ लटकने लगता है तो इसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट, यानी ये वहीं का वहीं रह गया। और जो शायर हैं वो कहते हैं कि जी ये फिराके नमक है, यानी ये मिला ही नहीं। और अगर यही टपकता हुआ ज़मीन पे गिरे और इस तरह से एक्यूमुलेशन इकट्ठी होना शुरू हो जाए, यानी कि ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसको कहते हैं स्टैलेग्माइट। लेकिन यही अगर नमक इकट्ठा होता 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 वापस छत के साथ मिलना शुरू कर दे तो इसको कहते हैं कॉलम। अब ये जो खूबसूरत सा मोतियों की तरह से लग रहा है, एक एक मोती हाथ से पिरोया, इतना खूबसूरत फाइन बना हुआ है। इस शाहकार को बने हुए ना तकरीबन 150 साल हो चुके हैं। मुझे भी नहीं यकीन आया था, ये यहीं आके पता चला। वाओ नाज़रीन, मेरे साथ साथ आप भी इस वक्त देख रहे हैं एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान। पहले मैंने आपको दिखाई शाही मॉस्क जो टोटली नमक से बनी हुई थी, और इस वक्त आप देख सकते हैं ये खूबसूरत शाहकार मीनार पाकिस्तान जो प्योरली नमक से बना हुआ है, और ऐसे बिल्कुल ईंटें इस्तेमाल की गई हैं और इसको लाइट से जगमगाया गया है। अभी और बहुत कुछ है देखने को, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, मैं इस टाइम एक बहुत ही तंग सुरंग में से गुजर रही हूँ। जैसे फिल्मों में होता है ना, वो इस सुरंग में से गुजरते हुए फलानी जगह पर पहुँचे, मैं उसी सुरंग में से गुजर रही हूँ। वैसे जब हमारी ट्रेन आई थी वो भी एक सुरंग में से आई थी, लेकिन वो ज़रा खुली थी। ये तंग सी और बड़ी फाइन बनी हुई है, बड़ी खूबसूरती से इसको ग्राइंड किया हुआ है, और ये सारी जो है ना वो नमक की वॉल्स हैं। अच्छा, यकीन नहीं आता जब वो उसने भाई ने बताया ना कि मिस ये ऊपर भी नमक है नीचे भी नमक है, यानी नमक हमारे पेट में होता है, आज हम नमक के पेट में। और ऐसे कुछ लग रहा है कि हम किसी ना वो स्टमक की अंतड़ियों में से, पता नहीं किन किन अंतड़ियों में से गुजर रहे हैं, ऐसे कुछ बना हुआ है। तो वैसे अगर देखा जाए ना, अल्लाह ताला का ये कोई करम ही है कि कैसे सिकंदर यूनानी का घोड़ा यहाँ पे आया, फिर यहाँ राजा पोरस के साथ उसका मुकाबला हुआ, दोनों फ़ौजों के मतलब जब आमने सामने हुए, उनके घोड़ों ने यहाँ की चट्टानों को चाटा, और पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही नायाब खूबसूरत चीज़ है नमक। और किसको पता था कि ये इतना हमारे जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उनमें इस्तेमाल होने वाला होगा। ये नमक माशाल्लाह पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में भेजा जाता है। और आपको तो पता है खेड़ा माइंस, किसको नहीं पता इनके बारे में। तो मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ पर छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं जो देखने में छोटे हैं। जो हमने देखा एक ड्राई हुआ था वो इतना गहरा था। वो सीन कुछ इस तरह से कि इन्होंने वेंटिलेशन के लिए कुछ रास्ते बनाए हुए हैं, वहाँ से जब पानी आता है, नमक का पानी वो मिक्स हो के इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर वो एक सोल्यूशन बन जाता है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो सोल्यूशन है इसको वॉशिंग पाउडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी बात है कि एक नमक है उससे इतना कुछ बन रहा है। और ये जो नमक आप देख रहे हैं ना, ये तो रॉ फॉर्म में हमारे तक जब तक पहुँचता है ना, ये बड़े स्टेजेस और स्टैंडर्ड से पास हो के गुजरता है। तो इतनी तरह का नमक, लाल नमक, काला नमक, वाइट नमक, पता नहीं कौन कौन सा नमक है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि यार यहाँ पे इतने प्यारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं टूरिस्ट के लिए, और बहुत एंजॉय किया। मतलब आप लोग ज़रूर आइएगा खेड़ा माइंस, और ज़रूर बताइएगा कि आपको खेड़ा माइंस में ये सारे मॉन्यूमेंट्स और ये कुदरत का खूबसूरत शाहकार कैसा लगा। जिक्र जहलम का है, बात है दीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की, कैसे ओढ़ेगी उधड़ी हुई चांदनी, रात कोशिश में है चांद को सीने की। व्यूअर्स, जहलम की आबो हवा में आज भी गुलजार की शायरी की वही तासीर, वही महक आती। ऐसा लगता है कि वो आज भी यहाँ बसते हैं।
मैंने अपने आज के एपिसोड में आपको झेलम की जिस अंदाज में सैर करवाई, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी की होगी। यहाँ की तारीख आपको बतलाई, फिर यहाँ के टैलेंटेड लोगों से आपको मिलवाया। यहाँ की सकाफत के जो रंग हैं वो एक मुनफरिद अंदाज में मैंने खुद भी देखे और आपको भी दिखाए, यानी बैलों की रेस। और उसके बाद खुदा की अता की गई नेमत, उसका आपको विज़िट करवाया, यानी ख्योड़ा माइंस का विज़िट करवाया। तो व्यूअर्स, हमारे हर एपिसोड में आप हमारे साथ इसी तरह सैर करेंगे एक मुनफरिद अंदाज में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मैं आऊँगी आपके शहर में शहरनामा टीम के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे और मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।